बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको वेलकम करता हूं, खुश आमदीद कहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि ये इंटरव्यू और पॉडकास्ट का एक सीरीज़ मैं शुरू कर रखी है। आज उस सिलसिले में 5वां प्रोग्राम हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मेरे साथ ओस्लो की बड़ी एक मशहूर मरूफ शख्सियत हैं जनाब डॉक्टर सैयद नदीम हुसैन साहब। आप पेशे के अतबार से डॉक्टर हैं, लंग्स स्पेशलिस्ट हैं और यहाँ ओस्लो के एक बड़े मशहूर हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। साथ में आप शायर हैं, कॉलमिस्ट हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक अदबी तंजीम दरीचा, उसके आप सदर हैं। गुज़श्ता 12-14 सालों से ये तंजीम बड़े फ़ाल अंदाज में उर्दू की तरवीज के लिए काम कर रही हैं। आपको मैंने हमेशा बड़ा मिलनसार और बड़ा हमदर्द पाया। बड़ी एक वर्सटाइल किस्म की पर्सनालिटीज़ हैं। इसके अलावा आपको सियासत से बड़ा शगुफ़ है। आप हुस्न मज़ाक आपका बहुत तेज़ है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे आप बड़े एक्टिव हैं। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता कि जिस पर डॉक्टर साहब ने कभी कोई अपने कमेंट्स ना किए हों। तो ज़ाती तौर पर हम बड़े इनके फ़ैन हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया जनाब। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये डिजिटल ब्रॉडकास्ट का प्लेटफॉर्म है जी, और 5वां प्रोग्राम है जी जो आज हम ओस्लो नॉर्वे में वीगलन पार्कन, जिसको हम फ्रोगनर पार्कन कहते हैं, तो वहाँ पर हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बड़ा एक फेमस पार्क है। यहाँ पर हज़ारों सैकड़ों की तादाद में रोज़ यहाँ पर बड़ी तादाद में, बड़ी कसीर तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट जो है ना वो यहाँ का रुख करते हैं। तो डॉक्टर साहब, बग़ैर किसी ताख़ीर के हम चलते हैं जी आज के प्रोग्राम का एक बाकायदा आगाज़ की तरफ। अच्छा जी, जिस तरह मैंने जिक्र किया जी कि आज का जो दिन है ये चूज़ किया जी डॉक्टर साहब ने ख़ुद, और इस जगह का भी खुद डॉक्टर साहब ने किया जी तयन। मेरा ये पहला आउटडोर प्रोग्राम है। पहले जितने हमने प्रोग्राम किए हैं डॉक्टर साहब वो हमने स्टूडियो में किए हैं, इंडोर किए हैं। सही। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू यू, थैंक यू कि जी आपने ये हमें कहा और ये अपनी ख्वाहिश की और सजेस्ट किया कि यहाँ पर करें, तो इसका क्रेडिट तो कम से कम आप ज़रूर लें हमसे। थैंक यू। नहीं, उसकी वजह यही है कि एक थोड़ा सा आउटडोर माहौल है, मौसम भी अच्छा है। मौसम भी अच्छा है और ये एक तारीखी जगह है। तारीखी जगह है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम चाहेंगे जी अपने जो हमारे जो द डिजिटल ब्रॉडकास्ट के जो नाज़रीन या दूसरे हमारे प्लेटफॉर्म पे जो हमारे जो दोस्त हैं वो ज़रूर आपकी शख्सियत को जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं, कब से यहाँ पे मुकीम हैं, आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है, फैमिली स्टेटस क्या है, यहाँ पर आप कौन सी ऐसी जॉब कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो आपके अंदर जो एक हुस्न मज़ाक है, आपके अंदर जो शायराना जो तबीयत है, जो कॉलमिस्ट हैं और सोशल मीडिया पे जो आप लिखते हैं, और आपकी जो निजी ज़िंदगी के कुछ सवाल। तो ये बड़ा लंबा जोड़ा आज का एजेंडा है जी, जिसपे हम आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा जो एक फॉर्मल एक क्वेश्चन है जी, बिल्कुल एक रवायती किस्म का है, वो है जी आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आप थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में, अपने बहन भाई के बारे में, या फैमिली के बारे में, या अपनी जो जाए पैदाइश है उसके बारे में जितना आप हमें बताना चाहते हैं। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू। सबसे पहले तो आपके तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, खुश रखे। मेरा ताल्लुक़ जो है वो जो लोग जीटी रोड पे सफ़र करते हैं लाहौर और सियालकोट कह लें आप, या लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान, लाहौर रावलपिंडी के दरमियान, राइट। तो जीटी रोड के ज़रिए उनको वो जानते हैं कि सराय आलमगीर जीटी रोड पे ही वाक़। मेरा ताल्लुक़ सराय आलमगीर से है। सराय आलमगीर के साथ ही एक छोटी सी जगह है, कोटियाँ नाम है उसका। कोटियाँ। तो पहले तो वो अलग गांव था, लेकिन फिर मेरा ख्याल है 70s के शुरू में या 60s के आखिर में वो फिर सराय आलमगीर, पहले यूनियन कौंसिल थी, फिर बल्दिया बन गई, तो उसमें आ गया। तो अब तो इतनी ज़्यादा आबादी हो गई है कि सराय आलमगीर और कोटियाँ वो गड़मड़ हो गए सारे। अब तो कोटियाँ बन गई हैं। कोठियाँ बन, वो बड़ी बड़ी कोठियाँ बन गई। ये अच्छा, मैं तो मजाक जी। तो वाकई ये बात सही है। अच्छा। तो वहाँ पे मैं पैदा हुआ। उसके बाद मेरे वालिद साहब जो हैं वो रावलपिंडी काम करते थे। मैं मतलब जब छोटा था तो वहाँ पे जॉब भी ली, तो हम लोग फिर वहाँ पे शिफ्ट हो गए रावलपिंडी। साथ ही रावलपिंडी को जो लोग जानते हैं उन जानते होंगे अटक आयल कंपनी। तो उसके साथ, बल्कि उसकी जो मोरगा उसके साथ ही एक जगह है, उसकी सबसे बड़ी पहचान जो है वो अब शोएब अख्तर है। अच्छा। शोएब अख्तर मोरगा से है। द रावलपिंडी एक्सप्रेस। हाँ जी, वो मोरगा, रावलपिंडी एक्सप्रेस जी, मोरगा से हैं जी। वो मोरगा से, और हम लोग बचपन में मोरगा रहते थे, वहीं पे स्कूल में पढ़ते थे। उसके बाद फिर अब नहीं ये नाम भूलेगा मैं। जी बिल्कुल।
तो उसके बाद फिर हम लोग कुछ देर के लिए गांव वापस आ गए। फिर वाले साहब वहाँ से कराची शिफ्ट हो गए। तो हम लोग भी फिर कराची चले कराची गए। भी रहे आप? बचपन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो फिर कराची में गुजरा। कराची में गुजरा। तो कराची में फिर वो बदकिस्मती से हुआ ये कि मैं बीमार हो गया, हाँ। काफ़ी बीमार हुआ। फिर डॉक्टर ने भी कहा कि आप बच्चे को जो है ना वो पंजाब ले जाएं। तो मेरी वजह से फिर फैमिली को वापस शिफ्ट होना पड़ा सराय आलमगीर कोटियाँ। अच्छा। तो उसके बाद फिर उधर ही रहा हूँ ज़्यादा। फिर खारियां कैंट कॉलेज है, FG डिग्री कॉलेज खारियां कैंट। अच्छा। वहाँ से फिर मैंने FSC की मैट्रिक पहले सराय आलमगीर से किया था। अच्छा। तो गवर्नमेंट हाई स्कूल सराय आलमगीर, तो वो बिल्कुल GT रोड मिलिट्री कॉलेज के बिल्कुल सामने है वो। तो उसके बाद फिर मैंने FSC जो है वो FG डिग्री कॉलेज खारियां कैंट से की। जी। बल्कि अपने क्या नाम है इनका, कमर जमान कायरा साहब, हाँ। ये हमारे वहाँ सीनियर थे। अच्छा। और हमारी स्टूडेंट यूनियन के सदर उसी कॉलेज में? उसी कॉलेज में वाह जी वाह। हमारे स्टूडेंट यूनियन के सदर थे ये। अच्छा। तो हम तो फिर सियासत का शुरू में चस्का है फिर लाइक। मुझे तो उस वक्त से चस्का गिरफ्त कह लेते हैं। मतलब 10-11 साल की उम्र से ही। हाँ। मुझे याद है कि मैं उस वक्त भी BBC रेगुलर सुनता था। वाह जी वाह। 11 साल की उम्र में। तो उसके बाद फिर मैंने MBBS जो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से किया, लाहौर से। तो मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ। मेरे आप हैं जी लकी जी डॉक्टर साहब। अल्लामा इकबाल के मेडिकल कॉलेज के हवाले से भी हाँ। कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे दोस्त दिए जिनके साथ मेरा अभी भी रब्ता है। हमारा एक WhatsApp ग्रुप है जहाँ हम सारा दिन गप्पे लगाते रहते हैं। फुल स्ट्रेंथी हैं? हाँ जी। तो सारा दिन मतलब सियासत पे गुफ्तगू करते हैं, मतलब मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमारी गुफ्तगू होती है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आने के बाद फिर जो यहाँ के मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं मेडिकल की जो तालीम है उसको अप्रूव करवाने के लिए यहाँ पे, तो वो मुझे तकरीबन 3.5 साल लग गए। ठीक है। ज़बान सीखी, फिर वो कोर्सेज़ किए। उसके बाद फिर चल यहाँ पे फिर स्पेशलाइज़ किया। फिर यहीं पे मतलब मैं शादी की वजह से आया था, तो यहीं पे शादी हुई। अल्लाह ताला ने 2 बच्चे दिए। तो अब जो है कि बाद मैंने स्पेशलाइज़ किया लंग्स में। तो लंग्स डिजीज़ का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। फिर जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ वहाँ पे मैं 8 साल जो है वो अपने लंग डिपार्टमेंट का हेड भी रहा हूँ। अच्छा। तो लेकिन यह है कि अब कुछ अर्से से मैं छुट्टी पे हूँ, लेकिन अभी अगले महीने मेरा इरादा है काम शुरू करने का दोबारा। ठीक है। अच्छा जी, ये मुख्तसर जो है, ये मुख्तसर तारफ़ है। डॉक्टर साहब मैं आपको बिल्कुल जी मोखल करूँगा, थोड़ा सा आपको मैं इंटरप्ट करूँगा थोड़ा सा। आपने जिस तरह बताया जी कि आपकी अल्लामा इकबाल कॉलेज से है जी मेडिकल की आपने जब तालीम वहाँ पर, तो कितना आसान था वहाँ पे एडमिशन लेना? आप कहते हैं जी मैं बड़ा लकी हूँ। तो आपका जो ताल्लुक़ है वो सराय आलमगीर से था और सडनली आपने डिसाइड किया, आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया या आपके दोस्तों ने आपको इनवाइट किया, ये सारा थोड़ा सा मुझे ज़रा माजरा सुनाइए कि आपको वहाँ पर एडमिशन किस तरह मिला? मैं असल में मुझे ख़ुद तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मेरे एक कज़न है, वो उस वक्त ये है ना OTS मंगला, जहाँ पे हमारे जो आर्मी चीफ है, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी जहाँ के तालीमी याफ्ता है, तो वो उन्हीं दिनों में मेरे एक कज़न वहाँ पे थे। अच्छा। वो भी ट्रेनिंग ले रहे थे। बाद में वो मेजर रिटायर हुए हैं। अच्छा। भाईजान ज़ाहिर हुसैन। राइट। तो भाईजान के पास मैं अक्सर जाया करता था। उनके वहाँ पे एक स्टूडेंट थे साथ, वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज छोड़ के आर्मी ज्वाइन की थी उन्होंने। तो जब भाईजान ने बताया कि जी ये मेरा कज़न है तो ये मेडिकल में जाना चाह रहा है, तो यार इसको कुछ गाइड करो। वकार नाम था उनका, पता नहीं बाद में वो क्या बने क्या हुआ। वकार साहब को मैं नहीं जानता, बाद में उनसे रब्ता नहीं हुआ, लेकिन वकार साहब ने मुझे ये मशवरा दिया था कि आप जो है ना अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज को प्रायोरिटी दें। उनके कहने पे क्योंकि जब हमने अप्लाई किया था 1984 में, तो उस वक्त ये रूटीन थी कि वो एक फॉर्म होता था जैसे इधर नॉर्वे में होता है। जी। उस पे आपने प्रायोरिटी लिखनी होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, 2 जितने मेडिकल कॉलेज इस पंजाब में। तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो किंग एडवर्ड लिखते थे। जी। तो मैंने वकार साहब के कहने पे तो वो मैंने लिखा था अल्लामा इकबाल, दूसरे नंबर पे मैंने रावलपिंडी लिखा था और तीसरे नंबर पे किंग एडवर्ड लिखा था। यही मैंने पूछना था। हाँ जी। तो क्योंकि रावलपिंडी हमारे घर के करीब था, बचपन भी गुजरा हुआ था वहाँ पे, उसमें बचपन की यादें भी थी, कुछ जज्बाती वाबस्तगी थी। तो मैंने कहा चलिए अगर अल्लामा इकबाल में ना हुआ तो रावलपिंडी में कर लूँ। तो रावलपिंडी में कर लूँ। हाँ जी। तो ये बैकग्राउंड था। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे चूँकि एक और भी शर्फ हासिल है कि आपका पहले भी मैंने एक इंटरव्यू किया था कुछ अर्सा पहले, हमारा एक मैगजीन है स्कून मैगजीन, तो उसमें मैंने आपका इंटरव्यू किया था। तो उसमें आपने इंकशाफ किया था जो मैं आज फिर दोहराना चाहता हूँ। ये मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैं दोबारा फिर दोहराना चाहता हूँ। आप तो डॉक्टर बनना चाहते थे दांतों के,
बल्कि आपने तो एडमिशन भी ले लिया था। जी बिल्कुल। तो ये ट्रैक क्यों बदल लिया आपने एकदम फिर? असल में बुनियादी जो बात थी ना, वो करना मैं MBBS ही चाहता था। अच्छा अच्छा। लेकिन उस वक़्त चूँकि वो ज़ियाउल हक साहब का दौर था, मार्शल था, और मार्शल में जो है वो कोई मतलब वो जो साहब ने फरमा दिया वही कानून बन गया। बिल्कुल। तो साहब ने फरमा दिया कि जिन लोगों ने 1 साल एक्स्ट्रा किया है FSC में, उनके 10 नंबर काट लो ओवरनाइट। तो वो उस वजह से मेरा मेरिट से जो है ना वो आधा नंबर कम था कुल। हाँ जी। तो मैं उसमें नहीं आया, लेकिन मैंने जब अप्लाई किया था ना, तो मैंने अप्लाई दोनों में किया था, क्योंकि वो भी एक दोस्त थे, असद नाम था उनका, वो जी जी। डेंटल सर्जन थे, उन्होंने मशवरा दिया था। तो मैंने जो है ना वो उसमें भी डेंटल सर्जरी में भी उधर किया था अप्लाई एट द सेम टाइम। बिल्कुल। तो वो फिर मैंने जब मिल गया तो अभी इधर से जवाब नहीं आया था लामा इकबाल का। जी जी। तो उसमें इस दौरान वो मुझे मिल गया, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया, बल्कि मेरे साथ 2-3 दोस्त और भी थे। शुरू कर लिया आपने? हाँ जी, उधर मैंने फिर शुरू कर लिया। तो जिस कॉलेज में डी मोंटमोरेंसी कॉलेज लाहौर में है, बड़ा मशहूर कॉलेज है अपने, क्या नाम है इनका, ये जो साहब का हमारे सदर हैं आरिफ अलवी साहब, ये वहीं के ग्रेजुएट हैं। जी जी। बल्कि ये 74 में फारिग हुए थे, तो हम लोगों ने 84 में शुरू किया था। आगे पीछे? तो हाँ जी, मतलब 10 साल हमसे आगे थे। बिल्कुल सही है। तो अच्छा ऐसे जी। इसका ये बैकग्राउंड था। चलें, दैट्स गुड जी। दोस्तों जी, आप देख रहे हैं जी द डिजिटल ब्रॉडकास्ट के साथ आज हमारा 5वां प्रोग्राम है जी। पॉडकास्ट का सिलसिला हमने जारी कर रखा है। आज हमारे गेस्ट हैं जी ओस्लो की बड़ी एक मशहूर शख्सियत है जी, डॉक्टर सैयद नदीम हुसैन साहब। तो कीप ट्यून विद अस। थैंक यू। आप देख रहे हैं द डिजिटल ब्रॉडकास्ट और आज इस सीरीज़ का 5वां प्रोग्राम चल रहा है जी। मैं इंटरव्यू करता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ। मेरा नाम शाहिद जमील है और आज हम ओस्लो के एक सबसे बड़े पार्क में, जिसको हम कहते हैं जी फ्रोगनर पार्क, इसको हम वीगेलैंड पार्क भी कहते हैं। वीगेलैंड पार्क इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसका जो जिसके यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बुत हैं, जो मुजस्मे हैं, उसका जिसने बनाए हैं जो मुजस्मे जिसने तराशे हैं, उसका नाम था जी वीगेलैंड। तो उसके नाम से भी ये पार्क मशहूर है जी। डॉक्टर साहब, हम अपना सिलसिला कंटिन्यू करते हैं जी सवालात का। आपने बताया आप पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, आपने तालीम हासिल की और नॉर्वे आ गए। यहाँ पर भी आपने थोड़ा सा हमें बताया नाज़रीन को कि आपने अपनी जो एजुकेशन उसको किस तरह यहाँ पे मर्ज किया, किस तरह की। तो जब आपने यहाँ पर जॉब की तो उसमें कौन कौन सी आपको यहाँ पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, थोड़ा सा बताइएगा। सबसे बड़ा जो हमारे जैसे लोग जो दूसरे मुल्कों से आते हैं और ऐसे मुल्क में जहाँ पे अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती, हाँ, हम लोग जो अंग्रेज़ी के आदी होते हैं, हमारे लिए फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको वहाँ की ज़ुबान सीखनी पड़ती है। हाँ। नया मुल्क होता है, नए लोग हैं, नया कल्चर, हर चीज़ आपके लिए नई है। क्योंकि हम इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह के जो या बांग्लादेश वगैरह के जो लोग हैं, हाँ। हम लोग चूँकि वो ब्रिटिश सिस्टम में पढ़ते हैं, इसलिए हमें बरतानिया जाते हुए वो मुश्किल नहीं होती जो उन मुल्कों में जाके होती है जहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती है। हाँ। तो ये वो मुल्क था। हाँ जी, ये वो मुल्क था। तो लेकिन मैंने ऑलरेडी ये फ़ैसला किया हुआ था, बल्कि जब मैं लाहौर पढ़ता था लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में, तो हमारे काफ़ी सारे जो है ना स्टूडेंट्स हमारे साथ, वो फॉरनर थे। अच्छा अच्छा। उन्हें ज़बान का बहुत मसला था। मैं उस वक्त ये सोचता होता था कि अगर मुस्तकबिल में किसी ऐसे मुल्क में शिफ्ट हुआ जहाँ अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती, तो सबसे पहला मैं जो काम करूँगा वो वहाँ की ज़बान सीखूँगा। राइट। क्योंकि हमारा प्रोफेशन इस तरह का है कि ये ज़िंदगी और मौत का मसला होता है कि मरीज़ को चांस नहीं ले सकते। आपकी बात की समझ आनी चाहिए और आपको मरीज़ की बात की समझ आनी चाहिए, वरना कोई गलत फहमी हो जाए तो उस बहुत बड़ा खुमियाजा इट कैन कॉस्ट लाइफ, ए होल लाइफ। तो इसलिए मैं जब यहाँ पे फिर आया तो मैंने ये टारगेट रखा था अपने लिए कि मैं इस तरीके से नॉर्वेजियन सीखनी शुरू करूँगा कि 3 महीने बाद मैं बोलनी शुरू कर दूँ। 3 महीने बाद मैंने नॉर्वेजियन बोलनी है। मैंने अपने आप को बार बार कहता था। वाह वाह वाह। तो 5 मई थी शायद जब मैं आया, 8 को मेरी शादी हुई 3 दिन बाद, और 3-4 दिन बाद ही मैंने जो है ना नॉर्वेजियन पढ़नी शुरू कर दी। मैंने कहा जी मुझे किताबें ला के दें। तो घर वाले कहते हैं कि भाई अभी नहीं शायद थोड़ा घूमो फिरो। मैंने कहा घूमने फिरने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है, ठीक है ना, घूमें भी फिरेंगे भी, लेकिन यह है कि मैं ये टाइम इस्तेमाल करना चाहता हूँ, कंज्यूम करना चाहता हूँ। खैर वो किस्सा मुख्तसर के मैंने घर में पढ़नी शुरू कर दी। और जब मैंने नॉर्वेजियन कोर्स रेगुलर शुरू किया स्कूल में, तो
उस वक्त मैं वो 2 किताबें पढ़ चुका था जो उन्होंने पढ़ानी थी। पहली और दूसरी जमात में पढ़ानी थी। वाह जी वाह। वो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था। तो फिर मुझे उसने वहाँ पे जो टीचर थी उसने कहा कि नहीं, तुम पाकिस्तान से डॉक्टरी करके आए हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए। एक और स्कूल था, मैंने कहा मैंने वहाँ अप्लाई किया हुआ। कहती नहीं, तुम जो है ना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। उसने फिर मेरी जगह पे मुझे, क्योंकि मुझे तो पता ही कोई नहीं था किसी बात का, उसने फिर मेरी हेल्प की, उसने अप्लाई किया, फॉर्म फिल अप किया, तो मुझे फिर जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जगह मिली। बिल्कुल वहाँ पे मैंने नॉर्वेजियन सीखी और मैं आने के 5.5 महीने बाद नॉर्वेजियन कोर्स से कम्प्लीटली फ़ारिग हो गया। वाह वाह वाह। आप दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि नॉर्वे चूँकि यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज है और यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो हम लोगों को मुश्किल पेश आती है वो है जी लैंग्वेज की। और क्रेडिट गोज़ टू यू, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इस रास्ते से मैं गुजर के आया हूँ। 6 महीने में, 5.5 महीने में, 5 महीने में लैंग्वेज करना कोई खालाजी का कार नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मुझे बताइएगा, अब हम इसका थोड़ा सा ना पैटर्न थोड़ा सा बदलते हैं। अब आ जाते हैं कि आपका जो दूसरा जो आपकी शख्सियत के अंदर जो एक हुस्न है वो है जी लिखावत। आप लिखा रही हैं और बड़े शानदार लिखा रही हैं। आपने एक किताब भी लिख रखी है, 1-2 और ज़ेर तबाह हैं। मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं इनकी बुक लॉन्चिंग में था और वो इनकी किताब थी बर्फ़ज़ार। इनके जो शायाशुदा कॉलम थे उन पे वो मुरतब की गई थी वो किताब। जी डॉक्टर साहब, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। वो किताब आपने लिखी, ऑलरेडी वो कॉलम्स आपने लिख रखे थे और वो बड़े वज़नी किस्म के कॉलम थे। बड़ी उसमें आपने बड़ी ना औखी लैंग्वेज आपने इस्तेमाल की और बड़ा टफ था वो लैंग्वेज। हाँ जी। मैं असल में ना पहले भी लिखता था थोड़ा बहुत, लेकिन कभी बाकायदा लिखने का नहीं सोचा था। थोड़ा बहुत ज़ाहिर है वो हमारे शौकिया हमारे एक टीचर होते थे जब मैं खारियन कैंट में पढ़ता था कॉलेज में, राना गुलजार साहब, वो हमें काफ़ी मतलब प्रैक्टिस करवाते थे लिखने की। तो थोड़ा बहुत था शौक था, लेकिन मैंने कभी बाकायदा नहीं लिखा। तो ये जब फेसबुक आई है, सोशल मीडिया पे आया है ना, उस वक्त फिर मैंने थोड़ा कभी कोई पोस्ट लगा दी, कभी कोई किसी पे कमेंट कर दिया। तुसी छड़े कुछ नहीं तुसी आपने तो जनाब कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। अच्छा, उसके बाद जब स्पेशली मतलब अब ये आपके नाज़रीन के दोस्त भी सुनते हंसेंगे, जब इमरान खान ने धरना दिया है ना, वहाँ से फिर पहले दिन जब मैंने वो नहीं, उससे पहले लिखता रहा हूँ, उससे पहले भी मैंने लिखे हैं, धरने से पहले भी लिखे हैं, जी। लेकिन बाकायदा उसके बाद लिखना शुरू किया जब मैंने देखा ना कि यार मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि यार ये क्यों कर रहे हैं ऐसे, तो इनको नहीं करना चाहिए। तो मैंने फिर उस फेसबुक पर लिखा, वो मैंने थोड़ा लिखता फिर आप रवा हो गए। हाँ जी, वो फिर हमारे सबके बड़े मोहतरम बड़े सीनियर साफ़ी हैं, मेरा ख्याल है नॉर्वे के सबसे मोहतरम और बड़े साफ़ी हैं मोहतरम सैयद मुजाहिद अली साहब। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी मेरी हौसला अफजाई की। मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप बाकायदा क्यों नहीं लिखते, ये जो आप फेसबुक पे लिखते रहते हैं इसको बाकायदा कॉलम की शक्ल में लिखें। फिर हमारे एक और दोस्त हैं अली असगर अब्बास साहब, पाकिस्तान में नज़ीर नाजी साहब के छोटे भाई हैं, सगे भाई हैं। फिर उन्होंने वो देखा फेसबुक पे, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप लिखें, क्यों नहीं लिखते। तो फिर इस तरह दोस्तों के हौसला अफजाई पे, उनकी मोटिवेशन पे फिर मैंने बाकायदा लिखना शुरू किया। फिर वो अखबारों में भी शाया होते रहे, कारवान में भी शाया होते रहे, फिर वो दिन में भी शाया होते रहे। तो जब काफ़ी तादाद हो गई उन कॉलम्स की, तो वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे है। जी। चूँकि सियासत से मेरा खसूसी शगफ़ है बचपन से ही। जी। तो उस पर मैं ज़्यादा लिखता था। तो बाकी मौज़ूआत पे जो है स्पोर्ट्स पे लिखता रहा हूँ, क्रिकेट पे बड़ा लिखा। हाँ जी, क्रिकेट पे लिखता रहा हूँ, और नॉर्वे के जो करंट इशूज़ हैं एग्जैक्टली उन पर भी लिखता रहा हूँ। तो इस तरह फिर वो कतरा करते वो बर्फ़ज़ार की शक्ल में बन गई। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पर एक बात और मैं करूँ कि डॉक्टर साहब की तबीयत इतनी शानदार है, वो किताब यहाँ पर ज़ाहिर है 50-60-100 बंदों ने तो डेफिनेटली वो ख़रीदी है, ये शायद ज़्यादा ने। और डॉक्टर साहब की ये क्रेडिट गोज़ टू हिम अगेन कि जी उन्होंने वो सारे पैसे जो है ना वो चैरिटी में कर दिए। वो कहते हैं जी कि ये पैसे जितने भी हैं वो उन्होंने चैरिटी को कर दिए, चैरिटी डोनेट कर दी पैसे उन्होंने। यहाँ से इनकी जो है ना वो हमदर्दी, इंसानियत के लिए हमदर्दी का जो है ना वो चैप्टर आप यहाँ से उनको मज़ीद क्लोज़ देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब कितने हलीम और कितने शानदार इंसान हैं कि जो अपनी किताब की जो इनकम है यहाँ पर वो भी उन्होंने डोनेट कर दी। और मैं एक और भी बात बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब हमेशा जितने यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, मुशायरे होते हैं, यहाँ पे उर्दू तरवीज के लिए जितने प्रोग्राम होते हैं, उसमें यकीन करें ये चंद एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ,
जिनमें सरे फरिश्ता जी मोहम्मद अदरीस लाहौरी साहब जी, ये और डॉक्टर साहब, ये दोनों और बाकी इनकी पूरी टीम जो है दरीचा की, वो अपनी जेब से पैसे लगा के यकीन करें उर्दू की तरवीज के लिए, उर्दू के फ़रोग के लिए काम करते हैं। जो मैं हमेशा हमेशा जी आपका ममनून रहूँगा, मेरा इदारा आपकी काविशों का हमेशा जो है ना वो ममनून रहेगा कि आपने दियारे गार में रहते हुए अपनी इस लैंग्वेज को इसको फ़रोग बख्शा, इसकी तरवीज के लिए आपने बहुत काम किया जी। इनकी एक क्वालिटी ऐसी है जो मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी पसंद है। आप शायर हैं, कॉलमिस्ट हैं, लिखते हैं और एक बहुत बड़ी अदबी तंजीम के आप सदर हैं। ये तंजीम 2011 में इसको यहाँ पे रजिस्टर किया गया और उसके बिहार पे यहाँ पर दर्जनों ऐसे प्रोग्राम किए गए जिसका मैं ज़ाती तौर पर गवाह हूँ और आप लोग भी गवाह होंगे। उस तंजीम का नाम है जी दरीचा। दरीचा के बारे में जी आज हम डॉक्टर सैयद नदीम साहब से जिक्र करेंगे, पूछेंगे इनसे कि इस तंजीम की रजिस्ट्रेशन, इसका काम करना, इसका मकसद और इसकी जो थीम है उसके बारे में डॉक्टर साहब हमें बताइएगा कि दरीचा किस तरह यहाँ पर इसकी तश्कील हुई, इसका क्या मंशूर है और आप लोग किस तरह काम कर रहे हैं। दरीचा जी हमने जैसे कि आपने बताया अभी 2011 में ये तंजीम हमने बनाई। राइट। उससे पहले यहाँ पे सैयद मुजाहिद साहब जिनका मैंने जिक्र किया, हाँ, वो यहाँ मुशायरे कराते रहे, बल्कि उन्होंने, मैं खुद तो यहाँ नहीं था लेकिन सारे सीनियर्स से ये बात सुनी है सबसे कि 1985 में जो उन्होंने यहाँ पे मुशायरा करवाया था, बहुत बड़ा मुशायरा था वो, और उसमें बड़े नामवर शुरा आए थे भारत और पाकिस्तान दोनों से। जी जी। तो उसके बाद फिर जमशेद मसरूर साहब हैं, वो मुशायरे करवाते रहे हैं, उन्होंने काफ़ी मुशायरे करवाए यहाँ पे, कुछ में हम खुद भी शरीक होते थे। उसके बाद फिर अपने दोस्त हैं हमारे ज़मीर तालिब साहब, लेकिन चूँकि वक्त गुजरने के साथ साथ फिर ये एक्टिविटीज़ थोड़ी सी जो है, ये सरगर्मियाँ थोड़ी कम हो गई, तो ज़मीर साहब ने कहा कि नहीं, हमें ये शमा अब आगे चलानी चाहिए। सीनियर्स जो हैं हो सकता है वो थक गए हो, तो हमें चाहिए कि आगे इसको चलाएं। ज़मीर साहब, मैं, इदरीस साहब, हमारे एक और दोस्त है तारिक मिर्ज़ा, जी जी, तारिक मिर्ज़ा साहब, हमने फिर बैठ के तो ये तंजीम बनाई। फिर हमारे साथ उस वक़्त थी मीना जी, मीना ने बहुत काम किया शुरू में हमारे साथ। फिर हमारी टीम में शामिल हो गए अपना इमरान और यासिर। हाँ, तो हमारी ना एक अच्छी खासी टीम बन गई। तो हमने शुरू में सबसे जो हमारा पहला प्रोग्राम हुआ था, जी जी, वो उसमें अमजद, इस्लाम अमजद और अनवर मसूद साहब, वाह, दोनों आए थे। वाह। तो जब चूँकि वो हाल उस वक्त बिल्कुल फुल था, तो हमने अमजद साहब को बताया कि ये हमारा पहला प्रोग्राम है। अच्छा। तो अमजद साहब बड़े हैरान हुए, कहते हैं कि जी आपका ये पहला प्रोग्राम है, लेकिन हमें तो लगा जैसे कि आप बड़े अरसे से करवा रहे हैं। मैंने कहा नहीं जी, हमारा पहला प्रोग्राम था। तो उसके बाद चल हम लोग करवाते रहे हैं, म्यूज़िक कंसर्ट हमने करवाए हैं। फ़ाक़त अली साहब आते रहे हैं, हॉलैंड से आते रहे हैं, पेरिस से गुलकार आते रहे हैं, तो वो हमारे प्रोग्रामों में जो है वो गाते रहे हैं। उसके बाद हमने कई किताबों की रूनुमाई करवाई है। जी जी। उसके बाद मुशायरे तो लातादाद करवाए हैं। तो साल में 2 से 3 प्रोग्राम हम करवाते रहे हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पर एक और बात मैं करता चलूँ कि जब किसी किताब की रूनुमाई होती है तो ये दरीचा जो है ना वो अपने बिहाफ पे उनको शील्ड भी पेश करते हैं, उनको फूलों के गुलदस्ते भी पेश करते हैं, और सिंधी अजरक जो मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा पसंद है जी, वो इनका अमल, वो उनको स्पेशली वो सिंधी अजरक जो है ना वो उनको गिफ्ट करते हैं। हमने ये फैसला किया था उस वक्त, हाँ, कि हम ये 3 चीज़ें जो है ना ये देंगे। एक शील्ड लाजमी देंगे और सिंधी अजरक। सिंधी अजरक इसलिए कि सिंध भी हमारा है, हमारा कल्चर है, ठीक है ना। या आप कह लें कि चूँकि वो अजरक मशहूर है तो सिंबल है जी पाकिस्तान का। हाँ जी, ठीक है ना। इसी तरह कोई किसी ज़रूरी नहीं कि बाद लोग पूछते हैं कि जी सिर्फ सिंधी क्यों, सिंध क्यों, पंजाबी क्यों, आप तो पंजाबी हैं। हमने कहा कि नहीं, हमें ये चीज़ अच्छी लगती है, इसलिए हमने किया। इसमें कोई सुबाइयत नहीं है, कोई स्पेशल नहीं, कोई खास नहीं, बस एम ही। मतलब कि एक अच्छी चीज़ है, हमें अच्छी लगती है। और मैंने इसलिए जिक्र करना ज़रूरी समझा था क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा पसंद है जब अदरीस लाहौरी साहब या आप उस गेस्ट को वो सिंधी अजरक आप पेश करते हैं ना, तो बड़े ज़बरदस्त वो मोमेंट होते हैं। जी जी, वंडरफुल। तो दूसरा ये है कि हमने ख़ुद भी प्रोग्राम करवाए हैं और बाज़ दूसरी तंजीमों के साथ मिल के भी किए हैं, और उनके लिए भी कि जैसे वो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जब आए थे यहाँ, बिल्कुल, तो तकरीबन रूनुमाई थी अकरम मलिक साहब की। अकरम मलिक साहब।
तो इस तरह के हमने दूसरी अपनी तंजीमों के साथ मिलकर भी काफ़ी प्रोग्राम करवाया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया, आपको याद है कि कोविड में मैं, आप, अदरीस साहब और शाहरुख साहब, हम एक टेबल पे बैठे थे। कोविड से पहले की बात आई थी, तो हम प्लान कर रहे थे कोई प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोग्राम ना कंडक्ट कर सके क्योंकि कोविड की वजह से जो है ना वो मुल्क जो है ना लॉकडाउन में आ याद गया। है हमने 20 मार्च उसकी तारीख भी रखी थी। जी जी, माशाल्लाह। तो हमने डेट भी रखी थी और 13 मार्च को मुझे याद है जी, 13 मार्च को मेरा 12 मार्च को लॉकडाउन लग गया था जी। हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है जी आर्ना सूलबर्ग, वो टीवी पे आई और उन्होंने जनाब ये इंकशाफ किया जी कि अब जी मुल्क को जो नाम बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल तो वहाँ पर भी हमारी डॉक्टर साहब से मुशावरत थी। तो वो चूँकि जिस तरह जिक्र किया है इन्होंने जी कि हम कोलैबोरेट करते हैं दूसरी तंजीमों के साथ, तो वो प्रोग्राम भी अगर होता तो यकीनन वो बड़ा शानदार प्रोग्राम होता। वेल, ये तो एक खुदाई फैसले हैं जी, इस पे तो ज़ाहिर है हम कोई बहस नहीं कर सकते जी। मैं कोई बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं था, तो मैंने कहा इदरीस साहब, ज़िंदगी जो है ना अब एक जहन्नुम बनती जा रही है। मैंने रोना शुरू कर दिया, ज़ाहिर है अल्लाह, इम्यून प्रोफाइल भी मैचिंग था, साइज भी मैचिंग था। हमारा तो कलेजा टाइम मुंह पे को आ गया था डॉक्टर साहब, हाँ मैं जी। सच्ची बात जी, बोलूं कि बिल्कुल, जब मैंने बिल्कुल। आपको देखा, जा। उसके बाद जब लास्ट टाइम देखा जब आप पाकिस्तान जाने लगे थे, जब आपने एक लफ्ज़ बोला था जी, मैं हो सकता है मेरी माँ से ये आखिरी मुलाकात। जी बिल्कुल, मैं तो क्या कलेजा मुंह को आ जाता है, कोई आम बात नहीं है। और ऐसे ही हुआ, चलने नहीं हो रहा था मेरे से। तो मेरे बेटे ने भी पूछा मेरे से कि बाबा जाना ज़रूरी है आपके लिए क्या? मैंने कहा आपको तकलीफ़ हो रही है ना कि आपके बाप से सही चला नहीं जा रहा, या कहता है जी। मैंने कहा बेटा मेरी भी तो माँ है ना, मेरा भी दिल करता है कि मैं अपनी माँ को मिल के आऊँ। मेरे जहन में ये बात बैठी हुई थी कि ये मेरी अपनी माँ से आखिरी मुलाकात है। ऐसे ही हुआ कि मेरी वालदा चली गई। मुझे पता था कि मैं नहीं आ सकूंगा। तो जिन दिनों में मैं बल्कि जिस दिन उनका जनाजा था उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने किसी को नहीं बताया सिवाय अपनी फैमिली के, इसलिए कि ज़ाहिर है सारे दोस्त अजीज़ जो हैं वो फिर आएंगे अफसोस के लिए, फातह के लिए, और मेरे में हिम्मत नहीं थी। तो लेटा रहता था सारा दिन मैं सोफे पे। बहरहाल बहुत करब से गुजर रहे हैं आप तो। हाँ जी, वो तकलीफ़ के दिन थे, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद जमील और आज मेरे साथ हैं जी ओस्लो की बड़ी एक मशहूर शख्सियत जनाब डॉक्टर सैयद नदीम हुसैन साहब। आप पेशे के अतबार से डॉक्टर हैं और लंग्स स्पेशलिस्ट हैं। लंग्स स्पेशलिस्ट पे जोर मैंने इसलिए दिया है क्योंकि कुछ अर्सा पहले मैं डॉक्टर साहब से मिला एक तकरीब में, तो आपका जो चेहरा है वो काफ़ी फ़िक्रमंद था, मुझे नज़र आया, और काफ़ी बुझे बुझे थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब खैर है, आप बड़े चुप लग रहे हैं मुझे, क्या बात है? कहते हैं यार मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, मेरे लंग्स में थोड़ा सा मसला है और मैं काफ़ी फ़िक्रमंद हूँ। तो मैंने उनसे दुआ की, मैंने कहा जी अल्लाह आपको सेहत कामला दे। और इसके कुछ अरसे बाद, कोई गालबन 6 महीने या 8 महीने के बाद मैं दोबारा डॉक्टर साहब से मिला, तो वो यकीन करें वो जो फ़िक्र के असरात थे वो ज़्यादा गहरे मुझे नज़र आए। मैंने फिर एक दफ़ा फिर बड़ी संजीदगी से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी जो फ़िक्रें हैं मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि व्हाट हैपेंड, क्या बात है? तो उन्होंने कहा जी कि मेरे लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है और मेरा सर्वाइवल बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे। तो मैंने पाकिस्तान जाना है अपनी अम्मी से मिलने के लिए और मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी को करना है जी, सॉर्ट आउट मैंने करना है कि जो मैंने चीज़ें अपनी जो मैंने बिखरी हुई हैं मेरी चीज़ें, तो उनको मैंने सॉर्ट आउट करना है। तो मैं यकीन करें सख्ते में आ गया, मुझे समझ ना लगे कि मैं किस तरह इनसे वो कन्वर्सेशन कंटिन्यू करूँ। तो डॉक्टर साहब मुझे ज़रा ज़ाती तौर पर बताइएगा कि जब वो लम्हात थे जब आप के चेहरे पे फ़िक्र थी और काफ़ी आप परेशानी के आलम में, हमें 1-2 साल के अर्से पहले आप जब हमें मिले तो आपको लंग्स का एक आर्ज़ा लाहक था। अब आप माशाल्लाह उस लंग्स के आर्ज़े से निकल के आप एक सर्वाइवल के स्टेटस में आ गए हैं। तो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपका जो प्रॉब्लम था वो क्या था, और प्लस ये है कि अब आपको एक नई ज़िंदगी अल्लाह पाक ने दी है। जी ठीक है, और मेरा बड़ा शौक़ है कि मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से मैं वो आपकी जो इमोशंस हैं उसको मैं कवर कर सकूं। ओवर टू यू सर। असल में बात तो बड़ी लंबी है जी जी, और बल्कि एक एक दिन, एक एक फीलिंग, एक एक सोच बयान की जा सकती है, लिखा जा सकता है उस पर, मैं महसूस कर सकता हूँ। हाँ जी। लेकिन मुख्तसरन ये है कि मैं
मेरा ख्याल है 2019 साल दिसंबर 2019 की बात है। हमारा जो हमारी MBBS की क्लास थी ना, जी जी। उनकी गैदरिंग थी लाहौर में। तो मैं गैदरिंग में बैठा था, तो मेरे सीने में मुझे दर्द हुई। तो मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। मैंने कहा यार, चूँकि हम पाकिस्तानियों में दिल की बीमारी ज़्यादा है, और उन दिनों मेरे एक कज़न को नया नया हार्ट अटैक हुआ था। तो मुझे थोड़ी सी ना परेशानी हुई कि यार कहीं मुझे भी तो दिल का मसला तो नहीं है। तो मैंने कहा जी अब मैं अल्लाह खैर करे नॉर्वे में वापस अब जाऊंगा तो सबसे पहले चेक करूँगा। अच्छा खैर अल्लाह ताला करम हुआ, मैं दर्द शर्द ठीक हो गई। कुछ देर बाद दोस्तों में मैं गपशप लगाता रहा इधर उधर। ये उससे कुछ दिनों बाद मैं वापस नॉर्वे आया। तो मैंने आते ही यहाँ पे मेरा एक हार्ट स्पेशलिस्ट दोस्त है ईरानी, उससे रब्ता किया। उसने अल्ट्रासाउंड वगैरह की, मेरे एकोकार्डियोग्राफी से कहते हैं जी जी कि, और बाकी उसने मुझे कहा कि जो है ना तुम ऐसे करो, वो साइकिल पे एक टेस्ट करते हैं, एक्सरसाइज टेस्ट उसको कहते हैं, वो करता हूँ। मैंने कहा यार वो मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं जब करता हूँ ना ऐसे तो मुझे उल्टियाँ लग जाती हैं, साइकिल नहीं मैं चलाता। तो ऐसे करो तो मेरा ना CT स्कैन करवा दो हार्ट का। वो कहता है ठीक है वो करवा लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो मेरे ही अस्पताल में उसने मुझे चेक किया, रेफ़र किया। राइट। मैंने खैर वो CT स्कैन वगैरह करवा के आके जब मैं बैठा हूँ अपने काम के दौरान ही मैंने करवा लिया। तो मेरे वो जो रेडियोलॉजिस्ट था ना, वो जो एक्सपर्ट होते हैं एक्सरे के, उसने मुझे फ़ोन किया। वो मुझे कहता है नदीम ये तुम्हारा CT स्कैन है? मैंने कहा हाँ। कहता है तुम ठीक तो हो? मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहता है नहीं तुम्हें ठीक नहीं होना चाहिए। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है ज़रा कंप्यूटर खोलो और अपना CT स्कैन देखो। तो चूँकि हम भी लंग्स के CT स्कैन तो रोज़ देखते हैं, जी जी, तो मुझे भी पता है क्या हो सकता है। मैंने जब देखा तो मुझे यकीन ही नहीं आया। मैंने कहा यार ये मेरा CT स्कैन नहीं हो सकता, ये तुमने किसी के साथ मिक्स कर दिया। जी जी। कहता है नहीं तुम्हारा ही है, कोई मिक्स मैंने नहीं किया। ऐसे करो कल तुम आओ और कल मैं सिर्फ लंग्स का CT करूँगा, वो जो HRCT जिसे कहते हैं। अगले दिन उसने मेरा HRCT किया। तो मैंने जब देखा तो ज़ाहिर है फिर मुझे खुद समझ आ गई ये क्या है। वो मुझे था, उसे कहते हैं लंग फाइब्रोसिस। लंग्स फाइब्रोसिस। उसमें ये होता है कि किसी वजह से आपके जो लंग्स हैं ना, वो किसी चीज़ को रिएक्ट करते हैं और उस वजह से लंग में ज़ख़म होते हैं, और वो फिर जैसे जल्द पे नहीं होता ज़ख़म के निशान बन जाते हैं, इस तरह के निशान बन जाते हैं सारे लंग्स में अंदर। और जिस जगह निशान बनते हैं वो लंग्स का वो जो हिस्सा है वो डेड हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है। तो फिर जब वो ज़्यादा होता है तो ज़ाहिर है फिर आपको ऑक्सीजन भी ठीक तरह नहीं मिलती। फिर बाज़ औक़ात जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आप कर पूरा सकते, ऑर्गन ही आपका सांस फूलता है। सांस फूलने से फिर वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन से कहते हैं, वो आपको लंग्स के अंदर ही ब्लड प्रेशर वगैरह, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। तो ज़ाहिर है फिर मुझे पता, जब मैं चूँकि लंग स्पेशलिस्ट हूँ, मुझे पता था ये क्या है, अब क्या होगा, ठीक है ना। तो पहले दिन तो मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं घर आया तो बैठा हुआ, तो मैंने कहा कि मैं देखूँ तो सही ज़रा कि इसमें मतलब कोई चीज़। तो वो जब मैंने वो पढ़ा तो पढ़ते ही मेरी टांगें काँपनी शुरू हो गई, जैसे कहते हैं ना काँपें टांगनी शुरू हो गई। तो मेरी काँपें टांगनी शुरू हो गई। तो मैंने कहा है अब मैं ऐसे हो जाऊँगा? ना ही, क्योंकि मैं तो फिज़िकली बहुत एक्टिव था, हर रोज़ जॉब पे 200 सीढ़ियाँ चढ़ता था, बड़े फिट थे। हाँ जी। तो एक्सरसाइज रेगुलर करता था, जिम जाता था, सारा कुछ। तो मुझे तो कोई सिम्टम नहीं थी। जी जी। उसके बाद बहरहाल जो है चलता रहा सिलसिला। उन्होंने मुझे दवाई शुरू की, बायोप्सीज वगैरह हुई, मैं काम करता रहा, साथ काम मैंने नहीं छोड़ा, जिम जाना मैंने नहीं छोड़ा। करते करते फिर वो ज़ाहिर है वो स्टेज आ गई फिर जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। जब मुझे ये हुआ कि अब मुझे जो है ना ट्रांसप्लांट होगा, लंग ट्रांसप्लांट होगा। तो अब लंग ट्रांसप्लांट जो है वो तो एक बाई चांस है, आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको लंग्स मिल जाएंगे। तो वरना मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो इंतज़ार में बैठे हैं। हाँ जी, कुछ इंतज़ार में बैठे हैं, कुछ को नहीं मिले तो ज़िंदगी की बाजी भी हार जाते हैं लोग। हाँ जी, मैं जानता हूँ 4 ऐसे बंदों को जानता हूँ, पाकिस्तानियों को जानता हूँ, इस ओस्लो में जानता हूँ जिनके साथ ऐसे हुआ है। तो इसलिए मतलब मैं कोई बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं था, बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ। ज़ाहिर उम्मीद तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा मैं नहीं था। मैंने तो घर वालों को सारा इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दी थी कि क्या क्या करना है, लेकिन अल्लाह का करम हुआ। मैं तो यही कहता हूँ कि ये एक दूसरी ज़िंदगी मौजज़ा हुआ कि मैं मेरे दोस्त इदरीस साहब जिनका भी आपने जिक्र किया, जी, उनका मुझे फ़ोन आया, कहते हैं डॉक्टर साहब क्या हाल है।
उस दिन मैं बहुत परेशान था, बहुत अपसेट था। तो मैंने कहा इदरीस साहब, ज़िंदगी जो है ना अब एक जहन्नुम बनती जा रही है। अल्लाह। मुझे समझ नहीं आती मैं कितना अरसा जो है ना अब निकाल सकता हूँ इस जहन्नुम में। 1 घंटे बाद मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया, तकरीबन 1 घंटे बाद। तो पहले तो मुझे अपने कानों पे यकीन ही नहीं आया। तो वो मुझे जिस डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया वो इंडियन है, उर्दू बोलते हैं मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि नदीम जी आपका क्या ख्याल है कि मैंने क्यों फ़ोन किया आपको। तो मैं भी मुस्कुराया, मैंने कहा जी एक लंग का जो डॉक्टर है एक ऐसे बंदे को फ़ोन करे जो ट्रांसपोर्टेशन लिस्ट पे है रात के 10:30 बजे, तो वो उसने गाना सुनाने के लिए तो फ़ोन किया नहीं। तो वो हंस पड़े आगे, क्योंकि थोड़ी सी फ्रैंकनेस भी है। तो वो हंस पड़े, कहते हैं जी आप बिल्कुल सही समझे हैं, तो आपके मैचिंग लंग्स हमें मिल गए। तो आप ऐसे करें कि आप ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल आ जाएं। भाई वाह वाह वाह। मैंने रोना शुरू कर दिया, जाहिर है। अल्लाह। तो फिर मेरे में हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा जी कितनी देर में आ जाऊँ। उन्होंने कहा जी 1 घंटे में आ जाएँ। तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी बेगम को आवाज़ दे के बुला सकता। जज्बाती हुआ था मतलब? हाँ जी, मैं बहुत, क्योंकि उस दिन वो दिन मेरा बहुत तकलीफ दिन था। बहरहाल तो मैंने फ़ोन किया बेगम को, मैंने कहा कि इधर सिटिंग रूम में बैठा था मैं उस वक्त। तो मैंने कहा कि सिटिंग रूम में आओ, ज़रा बड़ी ज़रूरी बात करनी है। तो वो आ गई। तो मैंने उसको ज़ाहिर उसने भी फिर रोना शुरू कर दिया। फिर वो कज़न को फ़ोन किया, वो आके फिर मुझे उन्होंने हॉस्पिटल पहुँचाया। तो मैं तो समझता हूँ कि कोई मुआवजा ही हुआ है कि लंग्स भी मिले, इम्यून प्रोफाइल भी मैचिंग था, साइज भी मैचिंग था। हमारा तो कलेजा मुंह को आ गया था डॉक्टर साहब। मैं सच्ची बात बोलूं कि जब मैंने आपको देखा, उसके बाद जब लास्ट टाइम देखा जब आप पाकिस्तान जाने लगे थे, जब आपने एक लफ्ज़ बोला था जी मैं हो सकता है मेरी माँ से ये आखिरी मुलाकात। जी बिल्कुल, मैं तो कलेजा मुंह को आ जाता है, कोई आम बात नहीं है। और ऐसे ही हुआ। बड़ा इत्तेफाक की बात आप देखें कि मैं ये पिछले साल मार्च की बात है, मार्च 23 की जो आप सुना रहे हैं। जी। तो मैं उस वक्त गया था पाकिस्तान और इसी वजह से गया था। हालांकि मेरे से चलने नहीं होता था, चलता था सांस फूल जाती थी। मैं व्हील चेयर पर बैठा था, गया था मतलब जहाज़ तक। अच्छा। फिर उस जहाज़ पे मैं ऑक्सीजन इस्तेमाल करता था, तो चलने नहीं हो रहा था मेरे से। तो मेरे बेटे ने भी पूछा मेरे से कि बाबा जाना ज़रूरी है आपके लिए क्या? अल्लाह। क्योंकि उसने देखा कि मेरे से चलने नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा बेटा ज़रूरी है। कहता क्यों? मैंने कहा आपको तकलीफ़ हो रही है ना कि आपके बाप से सही चला नहीं जा रहा या? कहता जी। मैंने कहा बेटा मेरी भी तो माँ है ना, मेरा भी दिल करता है कि मैं अपनी माँ को मिल के आऊँ। तो चुप हो गया। फिर वो मैं फिर गया पाकिस्तान, मिला। सारा दिन मैं अपनी वालदा के पास ही बैठा रहता था, क्योंकि मेरे जहन में ये बात बैठी हुई थी कि ये मेरी अपनी माँ से आखिरी मुलाकात है। और फिर मैं आते हुए कह के भी आया था अपने बहन भाइयों को कि ये मेरी माँ से आखिरी मुलाकात है। तो ऐसे ही हुआ कि मेरी वालदा चली गई। मुझे पता था कि मैं नहीं आ सकूँगा। तो जिन दिनों में मैं बल्कि जिस दिन उनका जनाजा था उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने किसी को नहीं बताया सिवाय अपनी फैमिली के, इसलिए कि ज़ाहिर है सारे दोस्त अजीज़ जो हैं वो फिर आएंगे अफसोस के लिए, फातह के लिए, और मेरे में हिम्मत नहीं थी। तो लेटा रहता था सारा दिन मैं सोफे पे। बहरहाल बहुत करब से गुजर रहे हैं आप तो। हाँ जी, वो तकलीफ़ के दिन थे, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए। अब मैं ज़्यादा नहीं सोचता, मैं बल्कि अपने बेटे से भी यही कहता हूँ कि बेटा पीछे नहीं देखना, पीछे देखेंगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप गिर जाएंगे। ठीक है ना? गिरने से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप आगे देखें, पीछे नहीं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? मैं भी आगे देख रहा हूँ, आप भी आगे देखें, पीछे नहीं देखना। अच्छा दोस्तों, एक इस बात में मैं एक लेयर और मैं रखूँगा इसमें, जो डॉक्टर साहब का मुझे इतने इनके डिसेंट कारनामे हैं, इतनी ज़बरदस्त इनकी पर्सनालिटीज़ है, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा जो इनकी इंस्पायरिंग लगी है ना, इस पर्सनालिटी का जो एक डायमेंशन है, वो ये है कि एक दिन मैंने फेसबुक पे इनके वॉल पे देखा जी, एक डोनर ऑर्गान आप जब डोनेट करते हैं ना, तो उस क्लब की मेंबरशिप जनाब ने हासिल कर ली। तो मैं सख्ते में आ गया, क्योंकि ये आम बंदा इतनी जल्दी कोई स्टेप नहीं उठाता कि मेरी जब ज़िंदगी ख़त्म होगी तो मेरे जो ऑर्गान है वो किसी और बंदे को दे दिए जाएं, ताकि उसकी ज़िंदगी जो है ना वो बच जाए। ये बहुत बड़ा एक कदम है डॉक्टर साहब, आम तौर पर मैंने कभी नहीं देखा, और स्पेशली
जो पाकिस्तानी हजरात हैं वो इस बात पे शायद इतना बिलीव नहीं करते। जी जी इस पे थोड़ा सा बताया। रियली लव, मुझे इतना मज़ा आया ना उस दिन वो देख के, जी जी मैं बहुत जज्बात में आ गया। मुझसे शायद ये काम ना हो सके, लेकिन आपने वो काम कर दिया। जी जी। वो ऐसे है कि पिछले साल जब मैं ज़्यादा बीमार हुआ और मैं ट्रांसप्लांटेशन लिस्ट पे आया, जी जी ज़ाहिर है हम इंसान जो है ना, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम उस वक्त तक नहीं समझते जब तक हम खुद नहीं उसमें से गुजरते, उस सिस्टम से गुजर के नहीं उसमें से उस तकलीफ़ या उस में से नहीं उसको गुजरते महसूस ना, नहीं कर सकते। हमें एहसास नहीं होता। ये नेचुरल बात है, कुदरती बात है, ये सबके साथ ऐसे है। तो मेरे साथ भी यही था। मैं जब तक खुद इतना बीमार नहीं हुआ था, उसके दर्द को नहीं महसूस कर सकते। मैंने कभी नहीं महसूस किया था कि मुझे कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस ट्रांसपोर्टेशन लिस्ट में लगना पड़ेगा। लगना चाहिए, बल्कि लगना चाहिए, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब मेरे अपने पे गुजरी, मेरे अपने पे आई, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि ये तो कितनी अहम चीज़ है, कितनी ज़रूरी चीज़ है कि जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो ये हमारे आर्गन तो किसी काम के नहीं है। मेरा दिल तो मेरे किसी काम का नहीं रहेगा, मेरे गुर्दे मेरे किसी काम नहीं आएंगे, लेकिन वही गुर्दे, वही दिल जो है वो किसी को औसतन 10 से 15 साल की ज़िंदगी दे सकते हैं। तो बड़ी मुश्किल बात है इस समझने के लिए। मैंने अपने बेटे से बात की कि बेटा मैंने अपना जो है ना ऑर्गन वो डोनेट कर दिए हैं। और बेटा एकदम है ना चौंक गया, कहता है बाबा ये क्या किया आपने, मतलब मैं तो नहीं ऐसे होने दूंगा, अगर मैं हो सकता मैं तो नहीं होने दूंगा। मैंने कहा बेटा एक बात तो बताएं, अगर मैं इतना, हालांकि उसको मैंने सारी हकीकत उस वक्त नहीं बताई हुई थी, मैंने कहा अगर मैं इतना बीमार हो जाऊं कि डॉक्टर्स आपसे ये कहें कि आपके बाप की डेथ हो जाएगी अगर इसको नए लंग्स ना मिले तो आपका क्या जवाब होगा, लगाएं या ना लगाएं? कहते जाहिर है मैं तो कहूँगा, हाँ मैं जाहिर है मैं तो कहूँगा कि मेरे बाप को नए लंग्स दे। तो मैंने कहा बेटा वो लंग्स कहाँ से आएंगे, कोई डोनेट करेगा तो आएंगे ना, ऐसे तो नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बाप आपके पास औसतन 10-15 साल रहे तो दूसरों का भी तो करता है ना। तो अगर मेरे ऑर्गन किसी को मिल जाएंगे तो मैं आपके काम का तो मैं रहूँगा नहीं, चला जो गया इस दुनिया से। लेकिन अगर वही ऑर्गन किसी और को मिल जाएंगे, किसी और बिलाल को, उसके मामा या बाबा या बेटा या भाई या कोई भी काम आ जाएंगे, 10 या 15 साल मिल जाएंगे ज़िंदगी के, तो क्या ये अच्छी बात है? बुरी बात नहीं, बड़ी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इसमें और भी एक डायमेंशन है, वो सडनली मैं इसमें एक समझ लें कि एक और उसका ट्रेंड मैं इसमें रखूँ। एक वो ये है कि हम लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं जी कि ये काम जी शायद हमें नहीं करना चाहिए, सही है, इस पे कुछ थोड़ा सा कोई है आपकी कुछ स्टडी, या आप किस तरह मोटिवेट हुए? आप तो खुद इस सिस्टम से निकल के आए ना, तो शायद ये एक आसान था आपके लिए। बड़ी ना एक मज़हब को एक तरफ रख दें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं डोनेट करना भी ये भी बाज़ का जो है ना बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को। मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई मजहबी स्कॉलर तो हूँ नहीं, ठीक है। ज़ाहिर है मैंने तफसीर और हदीस वगैरह पढ़ी हुई हैं, लेकिन ज़ाहिर है मैं ये क्लेम नहीं करता, गिरफ्त नहीं है, मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैं कोई बहुत बड़ा रिलीजियस स्कॉलर हूँ। बिल्कुल। लेकिन एक आम इंसान की हैसियत से मेरा एक मुख्तसर सा सवाल है जो मैं एक अपने मेरे बड़े भाइयों जैसे ही हैं वो, तो उनसे ये कर चुका हूँ सवाल ये कि उन्होंने कहा कि नहीं ये तो अल्लाह ताला नाराज़ होता है इससे, तो जिस्म को पूरे को जाना चाहिए। मेरा इतना सा सवाल था, मैंने कहा भाईजान ये बताएं कि अगर एक शख्स, मुसलमान शख्स, अपना ऑर्गन किसी बंदे को दे के जाता है इस दुनिया में, उस शख्स के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो आदमी जो फौत हो गया वो उसको कोई ऑर्गन देता है, उस शख्स की ज़िंदगी बच जाती है, वो 10 से 15 साल अपने छोटे बच्चों के साथ रह सकता है, तो क्या उस मरने वाले से अल्लाह नाराज़ होगा? क्या अल्लाह ऐसा है? मैंने डायरेक्ट सवाल किया उन पे कि आपके ख्याल में क्या अल्लाह ताला नाराज़ होगा उससे कि तुम उसकी ज़िंदगी क्यों बचा के आए हो? भाईजान जो है वो खामोश हो गए। जाहिर है, तो बात करने का मकसद ये है कि हम लोगों ने अल्लाह ताला का तसव्वुर वो नहीं बनाया जो असल में है, वो रहीम है, करीम है, गफूर है, बेशक, ठीक है ना। अगर आप उसके बंदों की जान बचा के इस दुनिया से जाएंगे तो वो इस चीज़ को नापसंद नहीं करेगा। कुरान में भी उसने कहा है कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। दोस्तों, आज के इस प्लेटफॉर्म से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, स्पेशली ये क्रेडिट गोज़ टू जी डॉक्टर सैयद नदीम हुसैन साहब। जब मैंने इनकी वॉल पे देखा वो डोनर कार्ड इनका, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि हो इट कुड पॉसिबल कि एक बंदा जीते जागते बंदा ये डोनेट कर दे जी कि मेरे
लंग्स मैं डोनेट करता हूँ, दिल मैं अपना डोनेट करता हूँ, इवन अब्दुस्तारीदी साहब अपनी आंखें डोनेट जी, करके गए। बिल्कुल ऐसी तो है। ये बहुत बड़ा एक सदका जारी है, बहुत बड़ा एक सदका जारी है, इसको कोई अंडरस्टैंड करे तो। जी, अब हमें कोई फतवों की ज़द में ना आप ले आइएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि खून देना, अपने ऑर्गन डोनेट करना, ये यकीन करें कि इससे बड़ा शायद ही कोई सदका जारिया हो। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, और मैंने ये फ़ैसला किया था जब मैं ऑपरेशन से फ़ारिग हुआ और मैं उठ के मैंने चलना शुरू किया। मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैं अपने इस सारे केस को ओपन रखूँगा। अल्लाह, ठीक है ना, मैं ऐसे नहीं कहूँगा मैंने ये नहीं बताना, मैंने ये नहीं बताना, मैंने ये नहीं बताना, नहीं। इसीलिए आप हाँ जी, साथ हम आसानी से बात कर रहे मैं हैं। सब कुछ ओपन रखूँगा, इसलिए कि जिस कर्ब से मैं गुजरा हूँ, जिस सारी सूरत हाल से मैं गुजरा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इसका किसी को फ़ायदा हो। हाँ, कि मैं जो कोई मेरे इंस्पिरेशन तजुर्बात, मिले उसमें से। हाँ जी, उसको रिलीफ मिले। मैं ये डॉक्टर साहब, मैं बड़ा क्रेडिट पेश करता हूँ जी आपको। मैं जी। यकीन जाना है कि मैंने बड़ा जा- एक ना दिल पे पत्थर रख के आप ये सवाल किए जी हैं। जी जी, नहीं नहीं, बिल्कुल आपने ठीक किया। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि एक सेहतमंद आदमी, बिल्कुल सेहतमंद आदमी, जी जी 6 लोगों की जान, 7 लोगों की जान बचा सकता है। 2 जिसको गुर्दे मिलते हैं, 2 वो, एक लंग्स वाला, एक हार्ट, एक ये जो लबलबा जिसे पेंक्रियास कहते हैं, हाँ, ये, और ये हड्डियों का गूदा। वाह, ठीक है, ये 7 लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो उसके अलावा अगर आंखें भी ठीक हैं तो किसी को आंखें दें, यानी कि 8 लोगों को उससे फ़ायदा हो सकता है अगर आदमी सेहतमंद खुद हो। लेकिन अगर सेहतमंद नहीं है, किसी को दमा है, किसी को दिल का मसला है, हो सकता है उसके गुर्दे ठीक हों, हाँ। गुर्दे किसी के काम आ जाएं। जी जी ठीक है, हो सकता है उसका हड्डियों का गुदा, अरे हो नहीं सकता बल्कि होता है कि हड्डियों का गुदा ठीक हो, वो किसी के काम आ जाए। तो इसलिए जो है ना, डोनेट करें, चाहे आपकी जो इसके लिए कोई उम्र की हद नहीं है। कैद नहीं है। ठीक है, जितनी भी आपकी उम्र है, आपको जो भी बीमारी है, जैसे भी है, डोनेट करें। इससे ज़िंदगी अपने आप को वक्फ करें। वक्फ करें, ज़िंदगी बचती है। मैं अपने आप मिसाल देने लगा था जी कि आखिरी दिनों में जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, ऑपरेशन से पहले चंद दिन, मैंने अपने जनाजे तक की इंस्ट्रक्शन दे दी थी घर वालों को, मुझे कहाँ दफनाना है, कैसे जनाजा होगा, क्या होगा, मतलब सारा कुछ मैंने बता दिया था। ओए ओए, ठीक है, अब आप ये सोचें कि एक शख्स अपने जनाजे की प्लानिंग कर रहा है और अगले लम्हे चंद वो दिन बाद उसको कुछ दिनों के बाद मौजा वो हो गया। जॉब की प्लानिंग कर रहा है। वाह, क्यों? इसलिए एक बंदे ने, एक फरिश्ते ने, मैं फरिश्ता कहता हूँ, बंदा भी नहीं कहता, अल्लाह, कि एक आसमान से भेजे हुए स्पेशल फरिश्ते ने वाह लंग्स दिए, जिससे वो शख्स बच गया वाह। और अब वो जॉब पे जाने की प्लानिंग कर रहा है। मैं वाह, वाह, 1 अगस्त से जॉब शुरू कर रहा हूँ। माशाल्लाह, ठीक है ना, माशाल्लाह। तो ये क्या है, ये वजह सिर्फ वो शख्स है, औरत थी या मर्द है, और कौन एक सा मुझे सर्टेन नहीं पता। टाइम फ्रेम देख लें, कोई लंबा अरसा नहीं है, कोई हाँ जी, कोई 10-20 साल पुरानी बात नहीं, चंद महीने चंद महीने पहले ही चंद पुरानी महीने पहले की बात है। तो इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है कि ये जिस्म हमारा नहीं है, ये जिस्म अल्लाह का दिया हुआ है। बात। वाह जिसका दिया हुआ जिस्म है उसके लोगों के लिए वक्फ करें। वाह वाह, आपको वाह, बहुत सारे फतवे सुनने को मिलेंगे, आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों से अल्लाह ताला के ही इंसानों को ज़िंदगी दें और अपने आर्गन डोनेट करें। नॉर्वे में इसके लिए जो बड़ा आसान तरीका है कि आप जाएँ helsenorge.no और उसको तरीके करके जो आप आगे इंस्ट्रक्शन आती है, डोनर खोट उस पर लिखा हुआ है, उसकी मेन्यू में डोनर खोट में जाएं, अपना नाम में ले करें और अपने जो क्या कहते हैं उसको, लेकिन हाँ, लेकिन अपने घर वालों को ज़रूर बताएं, क्योंकि ये रूटीन है यहाँ पे कि घर वालों से पूछा जाता है कि जी आपके जो मरहूम हैं इनके आर्गन डोनेट कर दें कि ना करें। तो इसलिए ये ज़रूर करें। इंसानियत की जो कहते हैं ना कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। तो आप एक बंदे को बचा के इस सारी इंसानियत को बचा रहे होंगे। वाह, बहुत शानदार मैसेज है जी, बहुत शानदार मैसेज है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी के अंदर एक छोटी सी और मैं एक बात और ऐड करूं कि ऑपरेशन के बाद अब तक कैसा फील कर रहे हैं आप? असल में खैर बातें तो बहुत है, लेकिन करें। मुख्तसरन ये है कि जब मैं अभी ऑपरेशन मेरा नहीं हुआ था ना, हाँ, तो मैं जिम जाता था जी जी, रेगुलर। मैं एक्सरसाइज के दौरान मैं ऑक्सीजन इस्तेमाल करता था। अच्छा अच्छा, ऑक्सीजन वो जो मशीन है वो मैंने लटकाई होती थी, हाँ, तो मैं जिम जाता था। ठीक है, तो वहाँ पे मैं मशीन रख के नाली के साथ तो वो करता था। उस वक्त भी मैं यही कहता था हाँ, कि
मैंने खड़े होना है, अपने पाँव पे खड़े होना है। वाह, विल। ये ऑपरेशन, हाँ, ये जितनी भी मुझे तकलीफ़ थी, बाज़ औक़ात मैं इतना जिससे मेरे में हिम्मत नहीं होती थी या सांस फूलती थी चलते हुए, लेकिन मैं फिर भी जाता था। जो एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल मैं 10 किलो पे करता था, वो मैंने उस दिन 8 पे कर लेता था, लेकिन जाता ज़रूर था, करता ज़रूर था। उसका फिर मुझे फ़ायदा हुआ कि ऑपरेशन के दूसरे दिन ही मैं लंग ट्रांसप्लांट के दूसरे दिन मैं बगैर सपोर्ट के फर्श पे खड़ा हुआ था। तो नर्सें भी देख के हैरान हो कहती हैं कि क्या, मैंने कहा मैंने इसके लिए काम किया है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जितनी जल्दी उठूँगा मेरे लिए उतना बेहतर है। तो उसके बाद जो है फिर मैं रेगुलर, मैंने खुद बल्कि कहा था कि जी फिजियोथेरापिस्ट को भेजें। तो बेड पे ही था तो मैंने फिजियोथेरापी जो है ना वो शुरू करवा ली थी। तो उसके बाद फिर मैं रेगुलर जाता हूँ, जिम जाता हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। जो मैं 30-40 मीटर नहीं चल सकता था, अब ऐसे भी दिन होते हैं जब मैं दिन में 7-8 किलोमीटर हम चल के आ रहे थे, डॉक्टर साहब कहते थे कि मैं तो ये 10 मीटर नहीं चल सकता था। हाँ जी, तो ये अब ऐसे भी दिन होते हैं जब मैं दिन में 7-8 किलोमीटर चल लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये क्यों है? ये इस वजह से है कि अल्लाह के किसी फरिश्ते ने लंग्स दिए हैं। ना देते तो आज मेरा 40वां भी हो चुका होता। अल्लाह। अच्छा जी, आप देख रहे हैं जी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जी डॉक्टर सैयद नदीम हुसैन के साथ। आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती कि एक खूबसूरत दिन, खूबसूरत जगह पर एक खूबसूरत इंसान के साथ ये 5वां एपिसोड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी ये ज़रूर वीडियो पहुँचाइएगा। इस वीडियो के अंदर जो पैगाम है उसको भी ज़रूर सुनिएगा, उसमें ज़रूर उसको ज़रूर इंडोर्स कीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो एक मुश्किल एक सर्वाइवल इनका ज़िंदगी में जो आया है नया, वो वाकई किसी मोजज़े से कम नहीं है। इनको जो ऑर्गन जो डोनेट किया गया है वो यकीन करें वाकई कोई फरिश्ता सिर्फ थी जी, कोई फरिश्ता हो सकता है, पता नहीं वो कोई औरत थी, मर्द था, मुसलमान था, हिंदू था, क्रिश्चियन था, नॉर्वेजन था, कोई गैर मुल्की, आई डोंट नो। अच्छा, ये भी बड़ी एक मज़े की बात है कि आपको जो ऑर्गन जो लगता है तो जीते जी तो हम बहुत सारे ऐसे वसवसों और ख्यालात में घूम रहते हैं ना कि ये बंदा छोटा है, नीला है, पीला है, वट जो भी हम कहना चाहें, मैं लफ्ज़ों को महदूद करूँगा। तो जब बंदा इस मुश्किल से निकल के आया था तब ये सारे फासले भी जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। जी। तो मेरे लिए तो मैं तो कहता हूँ कि वो फरिश्ता, मैं उसको इंसान तो कहता भी नहीं, मैं कहता हूँ अल्लाह ने कोई स्पेशल फरिश्ता भेजा था। और उस रात जो है ना क्या कहते हैं, बहरहाल अल्लाह का फरिश्ता था। अल्लाह का फरिश्ता। हाँ जी, चलें जी, थैंक यू सो मच जी। मुझे बड़ी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा जी। दोस्तों, आप देख रहे हैं जी द डिजिटल ब्रॉडकास्ट का 5वां एपिसोड। इसमें हम आज एपिसोड कर रहे हैं जी ओस्लो की एक बड़ी मशहूर शख्सियत जनाब डॉक्टर सैयद नदीम हुसैन साहब। आप डॉक्टर हैं पेशे के एतबार से, लेकिन साथ में आप अदब के लिए आपने बड़ा यहाँ पे काम किया। दरीचा ऑर्गेनाइजेशन जो अदबी तंजीम है यहाँ पे, काफ़ी सालों से वो उर्दू की तरवीज के लिए काम कर रही हैं। डॉक्टर साहब आप ख़ुद शायर हैं, कॉलमिस्ट हैं। तो आज के इस एपिसोड में मौके से फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि आज आप हमें अपनी शायरी से महसूस करें। हमारे जो नाजरीन हैं उनको ज़रा जी अपना कलाम सुनाइए, ज़रा ताज़ा या जो आपको पसंद है। मज़ाहिया सुना दूँ थोड़ा? जी सुनाएं जनाब, डॉक्टर साहब सुनाएं जी। ओवर टू यू सर। नहीं था फ़ोन, एक कथा है कॉल। जी। नहीं था फ़ोन तो ऐसे गुजारा करते थे। नहीं था फ़ोन तो ऐसे गुजारा करते थे। नहीं था फ़ोन तो ऐसे गुजारा करते थे कि चढ़ के छत पे हम उसको इशारा करते थे। वाह 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 वाह। नहीं था फ़ोन तो ऐसे गुजारा करते थे कि चढ़ के छत पे हम उसको इशारा करते थे। अगर आंखें दिखाती थी वो गुस्से से कभी, अगर आंखें दिखाती थी वो गुस्से से कभी, दिखाती थी वो गुस्से से कभी, तो हम भी डर के अम्मी जी पुकारा करते थे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा, डॉक्टर साहब की बड़ी खुसूसियत है जी। एक जो ख़ास बात है वो ये है कि आप जिस मुशायरे में आप तशरीफ़ रखते हैं वो मुशायरा यकीन करें यादगार हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि आप ख़ुद बड़ा अच्छा उर्दू के बारे में जानते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, शायरी करते हैं। प्लस ये है कि इन्होंने हमेशा जितने यहाँ पर जो मैंने इनके इवेंट्स देखे हैं उसमें ऐसे ऐसे शोरा को आपने दरियाफ्त किया, उनको इनवाइट किया। जी। और ये बड़ा जान जोखों का काम है। हमारी असल में दरीचा का ये टारगेट है या मकसद रहा है
मिशन रहा है कि जितने भी नए लिखने वाले हैं, चाहे कोई अच्छा लिखता है, चाहे कोई जैसा भी कम अच्छा लिखता है, वो उनको प्रमोट करना, क्योंकि हर कोई जो है ना वो अपने दिल के जज्बात लिखता है, और हर कोई जो है ना वो फराज नहीं होता, हर कोई गालिब नहीं होता। नहीं। तो इसलिए हमें ख़ासकर इस मुल्क में जहाँ पे उर्दू बोली समझी नहीं जाती, हम सिर्फ पाकिस्तानी या इंडियन करते हैं, तो वहाँ पे ये ज़रूरी है कि इसकी तरवीज़ के लिए ज़रूरी है कि सबको मौका दिया जाए, चाहे कोई अच्छा लिखता है, चाहे कोई कम अच्छा लिखता है या ज़्यादा लिखता है। अच्छा डॉक्टर साहब की एक और क्वालिटी है जी, वो ये है कि मैंने अक्सर पॉलिटिकल जितने इवेंट्स अटेंड किए हैं, वो चाहे पीटीआई का है या नॉन लीग का है या पीपल पार्टी का है या कोई और दिस दैट, जनाब वहाँ पे मौजूद होते हैं, और मैं बड़ा हैरत से इनको देखता हूँ कि डॉक्टर साहब ये तो पीटीआई का प्रोग्राम है, तो आप किस तरह यहाँ पे, अमूमी तौर पर ये रिवाज ज़रा ना कम देखने को मिलता है कि हमारी जो सियासी जो वाबस्तगी होती है ना, वो हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एटीट्यूड होता है ना, उसको रिफ्लेक्ट करता है। मैं अगर पीटीआई से हूँ तो मैं पीटीआई के प्रोग्राम में जाना पसंद करूँगा ना, नून लीग के प्रोग्राम में तो शायद मैं ना जाऊँ, लेकिन डॉक्टर साहब कमाल महारत का मुजाहरा करते हैं। असल में पता है क्या मैं इस बात का कायल हूँ कि सबके लिए स्पेस होनी चाहिए। हाँ। चाहे कोई पीटीआई का हो, चाहे कोई नून लीग का हो या पीपल्स पार्टी का हो, सबके लिए इसी को जमहूरियत कहते हैं। दूसरों का ख्याल सुने, अपना ख्याल बयान करें। हाँ। ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, जब आपको याद होगा कि वो पीटीआई का ही वो फंक्शन था जिसकी डिबेट में मैं गया था। जी मुझे पता है, तो इसीलिए तो आपको पूछा मैंने। हाँ जी, मतलब उसमें उस डिबेट में 100-125 लोग थे, बड़े थे बंदे। हाँ जी, बल्कि एक दफ़ा नहीं गया, 2 दफ़ा गया। 2 दफ़ा गए हैं। हाँ जी, बड़ा 2 दफ़ा हौसला बड़ा। हाँ जी, 2 दफ़ा गया हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास आर्गूमेंट है, हाँ। कोई सॉलिड आर्गूमेंट है, तो आप तहजीब और अखलाक के दायरे में रह के किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं जिस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर देता हूँ वो यही है कि आपके पास दलील हो, मुहकम दलील हो जिसे कहते हैं, दलील हो आपके पास, और तहजीब और अखलाक के दायरे में रहे, दोस्ताना अंदाज से बात करें, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी सोच है, हर कोई अपनी अपनी आंखों से देखता है। बिल्कुल। ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपकी आंखों या आपकी ऐनक से देखे। अच्छा मैं आपको एक और भी इसमें ऐड करता जाऊँ, वो ये है जी कि हमने यहाँ पर मुतअद्दिद प्रोग्राम करवाए, और डॉक्टर साहब को भी मैंने चंद एक प्रोग्राम में इनवाइट किया अपने, और बल्कि अभी रिसेंटली मुझे याद था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पे हमने एक सेमिनार करवाया था, आई थिंक कुछ अर्सा पहले। तो डॉक्टर साहब ने इस्तेहकाम पाकिस्तान की ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दलीलें दी, जो शायद है तो बड़ी कॉमन, लेकिन आम बंदा इतनी रफ्तार से गुजर रहा होता है उसको पता नहीं चलता कि इस्तेहकाम पाकिस्तान है क्या। असल में किसी भी चीज़ का जो इस्तेहकाम है ना, वो ये होता है कि यही बात, उसके जो ऑर्गन है ना, हाँ, वो सही काम कर रहे हैं, सारे पुर्जे उसके ठीक। यही बात आपने तब की थी। हाँ, आप देखें ना, अगर गुर्दे हम सीने में लगा दें, फेफड़े जो हैं वो पेट में लगा दें, तो क्या ऐसा जिस्म काम करेगा? नॉट एट ऑल। पाकिस्तान के साथ मसला ये है कि पाकिस्तान के गुर्दे जो हैं वो दिमाग में है, और दिमाग जो है वो पेट में है, पाँव में है। हाँ, मतलब कोई भी चीज़ जो है ना वो अपनी जगह पे नहीं। इसी को अरबी में जुल्म कहते हैं, जब कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं होती। हाँ। तो ऐसा निज़ाम नहीं चलता। और देख लें हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना, अफरा तफरी इसी का इसी वजह से है। इंग्लिश का एक सेंटेंस है जिसको हम कहते हैं पुट ए राइट पर्सन एट राइट प्लेस। यस, ठीक है जी। तो जब राइट बंदा राइट पे नहीं बैठेगा तो फिर इसी तरह की प्रॉब्लम होगी। फिर इसी तरह होता है। तो चल रहा है, बस चली जा रही है अल्लाह के सहारे। वो जो लिखा होता है ना पाकिस्तान में, उसके बसों के पीछे लिखा होता था, अब तो पता नहीं है कि नहीं, बहरहाल उस वक्त लिखा होता था कि चली जा रही है अल्लाह के सहारे, चली जा रही है अल्लाह के सहारे। ले जी, अब हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे प्लेटफॉर्म की तरफ से, चैनल की तरफ से, द डिजिटल ब्रॉडकास्ट की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके इस कीमती टाइम का, कीमती इंटरव्यू का मैं हमेशा ममनून रहूँगा, हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। और जो बातें आज आपने शेयर की हैं, अपनी दिल की बातें, वो वाकई बड़ा असर रखती हैं। और मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं आपको मैंने बताया जी कि मैं ये सुनना चाहता हूँ आपके, ये आपके दिल से ये बातें निकली हैं, और वो वाकई जो है ना वो बड़ी स्ट्रेट हैं, माने रखती हैं। उसका बड़ा असर है कि आपने ज़िंदगी को जिस तरह गुजारा, जिस तरह आपने उस सर्वाइवल से आप निकल के आज जहाँ पे बैठे हैं, अल्लाह पाक आपको सैकड़ों साल लंबी ज़िंदगी दे, आप खुश खुरम रहें। आमीन। और हम बड़े फ़ैन हैं आपके, बड़ा हम आपको पसंद करते हैं। मोहब्बत है जी आपकी।
अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अपनी ईमान में रखे। जज़ाकुमुल्लाह जी जी। और मोहब्बत है आपकी। मैं और ममनून हूँ उस चीज़ का। और जितने आपके इवेंट्स हमने अटेंड किए, दुआ करें, हम सारे दुआ करते हैं कि हमेशा हम आपके इवेंट्स आमीन। इस तरह अटेंड करते रहें, आपको आमीन। खिलता मुस्कुराता देखते रहें। आमीन। मेरी फ़िक्र बड़ी गहरी हो गई, पिछले एक प्रोग्राम में थे तो आप बड़ी मुश्किल से 5-7 मिनट ही वहाँ पे स्टेज पे खड़े रहे। आपने कहा जी कि मेरी मोहब्बत है, मेरा ख्याल है किन का प्रोग्राम था, खालिद थथाल साहब का प्रोग्राम था, खालिद साहब। कि आपकी बड़ी मोहब्बत है उनके साथ, तो आप बड़ी मुश्किल में चंद लम्हों के लिए आए, लेकिन फिर भी जी आपकी हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं और हमारी ढेरों नेक ख्वाहिशात और ढेरों दुआएं आपके लिए, आपकी मेहरबानी, फैमिली के लिए। मेहरबानी, अल्लाह बहुत पाक बहुत आपको उम्र खिजर दे, आपको खुश व खुरम रखे, मेरी ढेरों दुआएं आपके लिए। आखिर में मैं अपने प्रोग्राम के अख्ताम से पहले मैं ये जिक्र करना चाहूँगा ज़रूर कि ओस्लो एक बड़ा एक भरपूर, एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ पर बड़े दिल नवाज किस्म के लोग हैं। मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि जो बेहतरीन ऐसे लोग जिन्होंने ज़िंदगी में बड़े कारनामे सर अंजाम दे रखे हैं, या जो ऐसी सर्वाइवल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या जो ऐसी कोई डिफरेंट शख्सियत है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं उनको ज़रूर अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करूँ मैं। और इसका ये मकसद है कि ज़िंदगी में बहुत से शोबे हैं, स्पोर्ट्स है, लिखने लिखाने का है, बाकी जो दीगर ज़िंदगी के अमूर हैं, तो हर शोबे से मैं हर पर्सनैलिटी को इनवाइट करूँगा। और इसके एक लंबा मैंने सफ़र करना है, तो मैं ऑलरेडी अपने इस प्लेटफॉर्म पे बहुत से लोगों को मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से इनवाइट करता हूँ। आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, मेरी बड़ी खुशी होगी और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप इस प्रोग्राम के यहाँ पर मेहमान बनेंगे एक दिन मेरे साथ। तो दुआओं में भरपूर याद रखिएगा मुझे और डॉक्टर साहब को, और चलते चलते हम अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, सलामती के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को सालमियत दे और वहाँ पर तरक्की और खुशहाली का दौर दौरा हो जी। आमीन। तो जज़ाकुमुल्लाह वंस अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग द डिजिटल ब्रॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों तक भी ये ज़रूर शेयर कीजिएगा जी। और वी गिलान पार्कन का भी शुक्रिया, और ये और मौसम का भी शुक्रिया, और मौसम का भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच जी। खुदा हाफिज़।